केशव नगर राज्य की राजकुमारी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी दो सखियों के साथ घने जंगल के एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई सामने का मनमोहक दृश्य निहार रही थी। तभी राजकुमारी की एक सखी राजकुमारी से बोली, राजकुमारी, ये जंगल कितना सुंदर है ना? तुमने सही कहा। और वो देखो, सामने बह रहा झरना कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा राजकुमारी चंद्रलेखा। ये झरना, ये चहचहाती चिड़ियों की आवाज और ये जंगल की मनमोहन भीनी भीनी खुशबू मन को कितनी शांति दे रही है। तुमने सही कहा, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इससे आगे का दृश्य इससे भी अधिक और सुंदर होगा। क्यों ना हम इस जंगल के थोड़ा और आगे चलें? ये सुनकर राजकुमारी की पहली सखी चौंकती हुई बोली, राजकुमारी, आप अच्छी तरह से जानती है कि इससे आगे जाना मना है। कहते हैं कि अगर ये जंगल मन को शांति देता है और देखने में जितना सुंदर लगता है, ये उतना ही रहस्य से भरा हुआ है। और फिर भूलिए मत राजकुमारी चंद्रलेखा, महाराज विक्रम ने बस हमें यहीं तक आने का आदेश दिया है। इससे आगे हमें जाने के लिए सख्ती से मना किया है। पहली सखी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ मौजूद दो सैनिक राजकुमारी चंद्रलेखा के पास आ पहुँचे और एक सैनिक चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, ये सही कह रही है राजकुमारी, इससे आगे जाना आपके लिए खतरनाक है और मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि शाम होने वाली है। मगर राजकुमारी चंद्रलेखा ने सैनिकों की कोई बात नहीं सुनी। उसके मन में हमेशा से उससे आगे जाने की उत्सुकता बनी रहती थी। वो उन सब की बातें सुने बिना आगे की ओर बढ़ गई और उसकी दोनों सखियों और सैनिक ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजकुमारी चंद्रलेखा की नजर एक सुंदर वृक्ष पर पड़ी जिस पर विचित्र तरह के फल उग रहे थे। क्या तुमने उस पेड़ को देखा? उस पेड़ में से कितने सुंदर दिखने वाले फल उग रहे हैं और कितने विचित्र भी हैं। राजकुमारी चंद्रलेखा, उस वृक्ष के बारे में अजीबोगरीब मान्यताएं प्रचलित है। कहते हैं कि इस वृक्ष में एक राक्षस का वास है। और वैसे भी केशव नगर के वासी इस स्थान पर नहीं आते और जो गलती से आ भी जाते हैं तो वो उस वृक्ष से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन मुझे उस पेड़ पर लटक रहे उस विचित्र दिखने वाले फल को तोड़ना है। मैं उसका स्वाद चखना चाहती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी ही तेजी से उस वृक्ष की ओर बढ़ गई और उस पेड़ से उग रहे एक विचित्र फल को तोड़ लिया। मगर फल को तोड़ते ही राजकुमारी चंद्रलेखा बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी के बेहोश होते ही उसकी दोनों सखियां और सैनिक बुरी तरह से घबरा गए। ये क्या हुआ? अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देंगे? उनसे यही कहेंगे कि हमने राजकुमारी चंद्रलेखा को बहुत समझाया परंतु वो नहीं मानी। और वैसे भी महल के सारे लोग जानते हैं कि राजकुमारी चंद्रलेखा कितनी जिद्दी है। चलो जल्दी से राजकुमारी चंद्रलेखा को महल वापस ले चलते हैं। कुछ ही देर में राजकुमारी चंद्रलेखा अपने कक्ष में बेहोश लेटी हुई थी और वो दोनों सैनिक और राजकुमारी चंद्रलेखा की दोनों सखियां राजा विक्रम के सामने नीची नजर किए हुए खड़ी हुई थी। मैंने तुम चारों को चंद्रलेखा की सुरक्षा करने के लिए जंगल में भेजा था। आखिर तुम सबसे ये चूक हुई कैसे? महाराज, हमने राजकुमारी चंद्रलेखा को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने हमारी बात नहीं सुनी। महाराज, हमने उस वृक्ष के बारे में भी राजकुमारी चंद्रलेखा को स्पर्श करने से मना किया था और बताया भी था कि केशव नगर राज्य में उस वृक्ष के बारे में अजीबोगरीब डरावनी अफवाहें मशहूर हैं। कहते हैं वृक्ष पर एक राक्षस का शासन है। लेकिन राजकुमारी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने अचानक से उस पेड़ के विचित्र फल को तोड़ दिया। हम सबको सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला और राजकुमारी चंद्रलेखा बेहोश हो गयी। राजा विक्रम सैनिक की ओर देखकर बोले, तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर केशव नगर के सबसे बड़े और ऊंचे वैद्य को बुलाकर लेकर आओ। कुछ ही देर में केशव नगर राज्य का सबसे बड़ा वैद्य राजकुमारी चंद्रलेखा की कलाई पकड़कर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो नजर नीची करते हुए राजा विक्रम से बोला, महाराज, राजकुमारी चंद्रलेखा क्यों बेहोश हुई? इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते हो? यही कि जिस बीमारी का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उस बीमारी को मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? निकल जाओ। इतना कहकर राजा विक्रम क्रोधित होते हुए राजकुमारी चंद्रलेखा के कक्ष से बाहर टहलने लगे। तभी राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी वहाँ आ पहुँची और राजा विक्रम से बोली, इसमें उस बेचारे वैद्य का क्या कसूर? आपको राजकुमारी सुलेखा को जंगल में टहलने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा से बहुत प्रेम करते थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा विक्रम ने केशव नगर राज्य के कई वैद्य और कई साधुओं को भी बुलाया, परंतु राजकुमारी चंद्रलेखा को कोई भी होश में नहीं ला सका।
राजा विक्रम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा विक्रम महल के बगीचे में चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक साधु आ पहुँचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, इस तरह उदास और चिंता में बैठकर आपकी पुत्री सही नहीं हो जाएगी महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक कर साधु महाराज को देखते हुए बोले, कौन हो तुम? मैं एक साधु हूँ। मुझे पता लगा है कि तुम्हारी पुत्री जंगल के उस विचित्र पेड़ के नजदीक गई थी और उसने उस पेड़ से उग रहे विचित्र फल को तोड़ा और फल को तोड़ते ही वो बेहोश हो गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैंने राज्य के कई बड़े वैद्य और कई साधुओं को भी अपनी पुत्री को दिखाकर देख लिया, मगर मेरी पुत्री को कोई भी होश में नहीं ला सका। राजा विक्रम की बातें सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में बोला, कोई भी वैद्य और कोई भी साधु तुम्हारी पुत्री को होश में लाने का रहस्य नहीं जानता सिवाय मेरे। मैं तुम्हारी पुत्री का इलाज जानता हूँ। तो फिर मुझे जल्दी से बताइए साधु महाराज। तुम्हारी पुत्री का इलाज एक लाल पुष्प में छुपा हुआ है। लाल पुष्प? हाँ महाराज, लाल पुष्प। आपकी पुत्री के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर वास कर रहे उस भयानक राक्षस ने अपना कब्जा जमा लिया है। वो आपकी पुत्री के शरीर पर उस राक्षस का शासन चाहता है और वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को अपने वश में करता जा रहा है। अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो याद रखिए महाराज, आपकी पुत्री जब होश में आएगी तो इस पूरे राज्य में तबाही मचा देगी, क्योंकि तब तक आपकी पुत्री के अंदर वो राक्षस पूरी तरह से कब्जा जमा चुका होगा। वो लाल पुष्प कहाँ मिलेगा मुझे? उस लाल पुष्प को हासिल करना इतना आसान काम नहीं है महाराज, जितना आप समझ रहे हैं। वो लाल पुष्प एक बियावान भयानक रेगिस्तान के घने अंधेरे में उगता है, मगर आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो वापस नहीं आ पाया। अगर आप उस पुष्प को लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी पुत्री को बचा सकते हैं। लेकिन साधु महाराज, आप किस रेगिस्तान की बात कर रहे हैं? बहुत कम लोग जानते हैं महाराज। केशव नगर राज्य के कनिष्क जंगल के गहराई के अंदर एक बहुत विचित्र रेगिस्तान पड़ता है और वो लाल पुष्प उस विचित्र रेगिस्तान के अंधेरे में खिलता है। आपको किसी भी हाल में उस पुष्प को लाना होगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। राजा विक्रम गहरी चिंता में सीधा अपनी पत्नी के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोले, मुझे किसी भी हाल में उस विचित्र रेगिस्तान में जाना ही होगा रुक्मिणी, क्योंकि अपनी पुत्री चंद्रलेखा को होश में लाने का केवल यही उपाय है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा है कि साधु महाराज ने आपको बताया कि आज तक कोई भी उस विचित्र रेगिस्तान की यात्रा पर गया है तो वापस नहीं आया। तो फिर तुम ही बताओ रुक्मिणी, मैं क्या करूं? मैं अपनी पुत्री को इस हाल में नहीं देख सकता। राजा विक्रम की बात सुनकर रुक्मिणी गहरी सोच में डूबती हुई बोली, आपके राज्य में वीर युवकों की कमी नहीं है। आप सारे केशव नगर में ये ऐलान क्यों नहीं करवा देते कि अगर कोई भी रेगिस्तान की विचित्र यात्रा से सफल होकर उस लाल पुष्प को राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए लाएगा तो आप उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम बिल्कुल सही कहती हो। अगले दिन राजा विक्रम ने सारे केशव नगर राज्य में ऐलान करवा दिया। हरियापुर गांव का मुखिया अपने गांव के युवक बलिया से इसी बारे में चर्चा कर रहा था। लगता है महाराज पागल हो गए हैं। कनिष्क के जंगल के आगे विचित्र रेगिस्तान में कौन अपनी जान देने के लिए जाएगा? और वैसे भी कनिष्क के जंगल के बारे में बड़ी अजीबोगरीब अफवाहें मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ। आप सही कहते हैं मुखिया जी। अरे कोई मूर्ख ही होगा जो राजा विक्रम का ये आदेश मानेगा। आप ही बताइए मुखिया जी, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो राजा विक्रम से इनाम लेकर कोई क्या करेगा? मुखिया और बलिया बड़ी ही गंभीरता से इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। वहीं दूर खड़ा हुआ हरियापुर गांव का एक गरीब किसान जिसका नाम आदित्य था, उन दोनों की बातों को सुन रहा था। आदित्य तुरंत मुखिया और बलिया के पास जाकर बोला, मैंने भी ये ऐलान सुना है। मैं उस रेगिस्तान की विचित्र यात्रा पर अवश्य जाऊंगा। क्या पागल हो गए हो आदित्य? देखो मुखिया जी, आप जानते हो कि मेरी सारी खेत की जमीन जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है और मेरी बहन का विवाह कुछ ही समय में होने वाला है और मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। मेरी बहन के ससुराल वालों को यही लगता है कि मैं जमीन जमींदार के चंगुल से छुड़वा लाऊंगा और अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। और आप जानते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। तो क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मुखिया जी। मेरी बहन की शादी अगर टूट गई तो फिर मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी बहन राधा को बताते हुए बोला, मैं रेगिस्तान की उस विचित्र यात्रा पर जरूर जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मैं रेगिस्तान के घने अंधेरे में उस उगने वाले पुष्प को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। नहीं भैया, मैं आपको वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। नहीं करना मुझे विवाह। मैंने हमारे माता पिता को वचन दिया था कि मैं तेरा विवाह बहुत धूमधाम से करूंगा और फिर मैं लड़के वालों को धूमधाम से विवाह करने का वचन भी तो दे चुका हूँ।
आदित्य की बात सुनकर राधा रोने लगी। आदित्य अपनी बहन राधा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, राधा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना ही है तो अपने भाई के लिए प्रार्थना करो। उस पुष्प को लाने से 2 समस्याएं दूर हो सकती हैं। एक तो तेरा विवाह संपन्न हो जाएगा और मेरे सर से बोझ हट जाएगा, और दूसरा राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा, जो कि बेचारी ना जाने कब से बेहोश है, उसे भी होश आ जाएगा। आदित्य की बात सुनकर राधा के मन में डर दूर हो गया। आदित्य अपने घोड़े पर खाने पीने का सामान रखकर राजा विक्रम के महल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद आदित्य राजा विक्रम के महल के राज दरबार में खड़ा हुआ था। महाराज, मैं उस विचित्र रेगिस्तान की यात्रा करूंगा और वो लाल पुष्प किसी भी हाल में आपके पास लेकर आऊंगा। ये सुनकर राजा विक्रम खुश हो गए। हम तो सोच रहे थे कि हमारी प्रजा में कोई ऐसा बहादुर युवक अब बचा ही नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ आकर ये बता दिया कि हमारे केशव नगर राज्य में आज भी वीर युवक जन्म लेते हैं। अगर तुम वो लाल पुष्प लाने में कामयाब हो गए तो विश्वास करो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज, मुझे केवल इतना धन चाहिए कि मैं अपनी जमीन जमींदार से छुड़वा सकूं और अपनी इकलौती बहन राधा का विवाह धूमधाम से कर सकूं। इससे अधिक मुझे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं पसीना बहा बहा कर रोटी कमाना जानता हूँ। आदित्य की बात सुनकर राजा विक्रम बहुत ही प्रभावित हो गए। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है आदित्य। मुझे विश्वास है कि तुम उस लाल पुष्प को लाने में जरूर कामयाब होगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा विक्रम की बात सुनकर आदित्य महल से बाहर आ गया और अपने घोड़े को कनिष्क के जंगल की ओर दौड़ा दिया। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। लगातार सफर करते रहने से आदित्य को अब थकान महसूस होने लगी थी और उसका भूख और प्यास से बुरा हाल होने लगा था। आदित्य एक तालाब के किनारे अपना घोड़ा रोककर भोजन करने के लिए बैठा ही था कि तभी अचानक से एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और कनिष्क के जंगल की गहराई में क्या कर रहे हो? आदित्य सारी घटना बताते हुए उस साधु से बोला, मैं रेगिस्तान की उस विचित्र यात्रा करने के लिए निकला हूँ। क्या तुम उस रेगिस्तान का पता जानते हो? नहीं, मुझे बस बताया गया है कि कनिष्क जंगल की गहराइयों में से एक रास्ता विचित्र रेगिस्तान की ओर जाता है। मनुष्य तो कनिष्क जंगल में भी डर की वजह से नहीं आते। तुम वाकई बहुत बहादुर हो और बहादुर लोगों की मैं मदद करता हूँ। वो रास्ता तुम्हें भूखे पेट ही दिखेगा। अपने भोजन को यहीं पर छोड़ दो और अपने घोड़े को कनिष्क जंगल की दाएं दिशा की ओर दौड़ाते रहो। कनिष्क जंगल का घना अंधेरा तुम्हें आगे की यात्रा करने से रोकेगा, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही अंधेरे से डरना है। तुम उस रेगिस्तान में पहुंच जाओगे। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य ने तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर घोड़े को दौड़ा दिया। रात हो चुकी थी। कनिष्क की जंगल की रात का गहरा सन्नाटा आदित्य के शरीर का खून जमा दे रहा था, मगर आदित्य ने अपना घोड़ा नहीं रोका। आदित्य काफी देर तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और रेत के कण आदित्य के चेहरे से टकराने लगे। लगता है कि रेगिस्तान का सफर शुरू होने वाला है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य को दूर चारों ओर बियावान रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आने लगा। कुछ ही देर में आदित्य का घोड़ा रेगिस्तान में दौड़ रहा था। चंद्रमा की रोशनी रेगिस्तान में छाई हुई थी। आदित्य अपने घोड़े को एक जगह रोककर चारों ओर देखता हुआ बोला, ये रेगिस्तान और रेगिस्तानों की तरह बिल्कुल नहीं लगता। इस रेगिस्तान में कुछ तो अलग है। आदित्य ने देखा कि उस रेगिस्तान में चारों ओर बड़े बड़े रेत के टीले बने हुए थे। तभी वो रेत के टीले सुनहरे रंग की किरणों से चमकने लगे। ये देखकर आदित्य की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। तभी अचानक रेत के अंदर से निकलकर एक विशाल अजगर प्रकट हो गया और आदित्य की ओर घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस विचित्र रेगिस्तान में आने की? क्या तुम नहीं जानते कि इस विचित्र रेगिस्तान में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता? हाँ, मुझे पता है। उसके बाद भी तुम यहाँ चले आए? क्योंकि मैं इस रेगिस्तान के अंधेरे में खिलने वाले उस लाल पुष्प को लेने के लिए आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर वो अजगर आदित्य को क्रोध भरी अवस्था में देखकर बोला, यहाँ से आगे का रास्ता तुम केवल एक ही शर्त पर तय कर सकते हो। कैसी शर्त? तुम्हें मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा। याद रखना, अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में दब जाओगे। अजगर की बात सुनकर आदित्य पूरी तरह से डर चुका था। कुछ देर बाद वो अपने आप को संभालते हुए बोला, ठीक है, अपनी पहेली पूछो। तो फिर मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पर कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही है? अजगर का प्रश्न सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो गहरी सोच में निर्भीकता से अजगर की ओर देखकर बोला,
प्रेम। इस संसार में केवल प्रेम ही ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और खत्म नहीं होती। ये सुनकर अजगर की आंखों में चमक आ गई। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तुमसे पहले न जाने कितने मनुष्य यहाँ पर आए और अपने गलत उत्तर की वजह से सदैव के लिए इस रेत में धंस के रह गए। तुम आगे का रास्ता तय कर सकते हो। इतना बोलकर अजगर वहाँ से गायब हो गया। आदित्य का हाल भूख से बेहाल हो चुका था और उससे उसका गला प्यास की शिद्दत से सूख रहा था। आदित्य ने अपने घोड़े को जैसे ही आगे की ओर बढ़ाया, उस घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है मेरा घोड़ा बुरी तरह से थक चुका है। अब मुझे आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। आदित्य उस रेगिस्तान में पैदल ही चल पड़ा। कुछ दूर जाकर आदित्य प्यास की शिद्दत की वजह से गिर पड़ा। गिरते ही आदित्य की नजर रेगिस्तान में उगे हुए एक बबूल के पेड़ पर पड़ी। अगले ही पल बबूल का पेड़ आदित्य की ओर बढ़ते हुए उसके करीब आ पहुंचा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियों जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह हरकत करने लगी हो। पेड़ की एक गहरी रहस्यमयी आवाज आदित्य के कानों से टकराई। तुम्हारी यात्रा आगे बहुत कठिन है। यदि तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अगर असफल हुए तो इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगे। क्या परीक्षा लेनी है, पूछो। सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी बलिदान दे सकते हो? जब उद्देश्य किसी के जीवन से जुड़ा हो तो बलिदान देना ही धर्म है। तो बताओ, तुम अपने लक्ष्य तक क्यों पहुंचना चाहते हो? मैं ये यात्रा केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन और राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए ये जोखिम उठा रहा हूँ। मुझे हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही होगा। अच्छा, तो फिर अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मेरी ये पहली हल करो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग दिखाऊंगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो ये रेगिस्तान तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। पेड़ गूंजती हुई आवाज में पहेली पूछते हुए बोला। ना मैं जीवित ना मैं मृत, फिर भी हर जगह रहता हूँ। मुझे छू नहीं सकते पर मैं महसूस होता हूँ। मैं अंधकार को मिटाता हूँ पर स्वयं जलता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? आदित्य कुछ क्षण गहरी सोच में पड़ गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। इसका उत्तर है प्रकाश। सही उत्तर राजकुमार। प्रकाश ही अंधकार को मिटाता है, स्वयं जलता नहीं पर रोशनी फैलाता है। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दे दिया है। अब जाओ, तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। इतना बोलकर वो बबूल का पेड़ वहाँ से गायब हो गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक रहस्यमय रास्ता आदित्य के सामने प्रकट हो गया। आदित्य अपने शरीर की पूरी शक्ति का जोर लगाकर उठकर खड़ा हो गया और उस रहस्यमय रास्ते की ओर चल दिया। उस रास्ते पर बड़ी ही तेज हवाएं चल रही थी। सामने का दिखाई देना आदित्य को बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कुछ देर पैदल चलने के बाद आदित्य एक गुफा के नजदीक पहुंच गया। आदित्य ने देखा कि उस गुफा के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। उस साधु को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो साधु कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जो कनिष्क जंगल में आदित्य को मिला था। आदित्य धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम थकावट से डगमगा रहे थे। साधु गंभीर स्वर में आदित्य को देखते हुए बोले, आखिरकार तुमने सबसे कठिन यात्रा को पार कर ही लिया। तुम ये नहीं जानते कि इस रहस्यमयी रेगिस्तान को पार करके यहाँ तक पहुँचने वाले पहले मनुष्य हो। इससे पहले जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचे वो या तो हार गए या फिर मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन ये सब क्या है? आप तो मुझे कनिष्क जंगल में भी मिले थे, अब आप यहाँ भी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि तुम एक सच्चे और निस्वार्थ इंसान हो। तुम्हारे हृदय में स्वार्थ नहीं है बल्कि केवल दूसरों की भलाई का भाव है। अधिकतर लोग इस रेगिस्तान में उस विशेष पुष्प को पाने के लिए इसीलिए आते हैं कि वो अमर हो सके। वो पुष्प जो अमरता भी प्रदान करता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वास्तविक अमरता निस्वार्थ कर्मों में है। आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज। मैं इस यात्रा पर केवल अपनी बहन और राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए आया हूँ। मुझे किसी शक्ति या अमरता की चाह नहीं है। मैं बस उन दोनों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। साधु धीरे धीरे आदित्य के नजदीक आ पहुँचे और उसके कानों में कुछ कहने लगे। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई। वो आश्चर्य से साधु की ओर देखकर बोला, क्या ये सच है? हाँ, ये सत्य है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें समय आने पर स्वयं मिल जाएगा। साधु अचानक सामने की ओर इशारा करने लगे। आदित्य ने देखा कि रेगिस्तान के गहरे अंधकार में एक अद्भुत लाल पुष्प चमक रहा था, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति समाई हो।
तुम इसे जैसे ही तोड़ोगे तुम स्वयं को राजा विक्रम के महल में पाओगे। लेकिन मेरा घोड़ा, वो तो भूख और प्यास से बेहाल होकर पीछे ही रह गया। क्या वो यही रेगिस्तान में फंसा रहेगा? मैं उसे अपने साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम और करुणा होती है वही इंसान सबसे कठिन परीक्षा पास करता है। निश्चिंत रहो, जब तुम राजा विक्रम के महल पहुंचोगे तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ होगा। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस चमकते लाल पुष्प के पास पहुंच गया। जैसे ही वो पुष्प को तोड़ने लगा, अगले ही पल उसने स्वयं को राजा विक्रम के महल के विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया। उसका घोड़ा भी उसके पास ही खड़ा था। आदित्य महल के अंदर तेजी से प्रवेश कर गया। उसके हाथ में चमकता हुआ लाल पुष्प था। राजा विक्रम जो दरबार में बैठे थे, आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य, तुम्हारे हाथ में लाल पुष्प साफ बता रहा है कि तुम्हारी विचित्र रेगिस्तान यात्रा सफल रही, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये भी बता रहा है कि वो यात्रा आसान नहीं थी। ये पुष्प मैंने कठिन परीक्षा के बाद प्राप्त किया है और अब हमें इसे राजकुमारी चंद्रलेखा तक पहुंचाना है। राजा विक्रम और आदित्य के साथ रानी रुक्मणी के कक्ष की ओर बढ़ गए। वहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा अचेत पड़ी हुई थी। अब हमारी पुत्री होश में आ जाएगी। राजा विक्रम ने पुष्प को लेकर चंद्रलेखा के शरीर पर स्पर्श कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखों से एक काला धुआं निकला और उस धुएं ने एक मानव की आकृति धारण कर ली। राजकुमारी चंद्रलेखा धीरे धीरे आंखें खोलने लगी और हक्का बक्का कर इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर भ्रम के भाव थे। मैं तो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? इतने में वो काले धुएं से बनी आकृति ने एक साधु का रूप धारण कर लिया। वही साधु जिसने राजा विक्रम को इस पुष्प का पता बताया था। राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़े। तुम तो वही साधु हो जिसने मुझे ये पुष्प मंगवाने को कहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मूर्ख राजा, ये मेरा असली रूप भी नहीं है। मैं ही वो राक्षस हूँ जिसने तेरी पुत्री को बेहोश किया था। जब उसने मेरे फल को तोड़ा तभी मैंने उसे अपने वशीकरण में ले लिया। फिर मैं साधु का रूप धारण करके तेरे पास आया और तुझसे ये लाल पुष्प मंगवाया। पर तुझे इस लाल पुष्प की क्या आवश्यकता थी? राक्षस अब अपने असली विकराल रूप में आ गया। इस लाल पुष्प के जरिए अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं इसे खाकर अमर हो जाऊंगा। राक्षस ने वो लाल पुष्प राजा विक्रम के हाथों से छीन लिया। जैसे ही उसने लाल पुष्प को खाया, आदित्य रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और अपनी जेब से दूसरा पुष्प निकालते हुए बोला, मूर्ख, ये पुष्प अधूरा है। इसका आधा हिस्सा मेरे पास है। रेगिस्तान में मिले साधु महाराज ने मुझे पहले ही ये बात बताई थी कि इस पुष्प को आधा आधा करके महल लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी राक्षस इस आधे पुष्प को खाएगा वो अमर नहीं होगा, और अगर खाए हुए हिस्से पर बाकी का आधा हिस्सा फेंका जाए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। झूठ, ये असंभव है। लेकिन आदित्य बिना देर किए अपने पास रखा आधा पुष्प राक्षस के ऊपर फेंक देता है और जैसे ही पुष्प उसके शरीर से स्पर्श हुआ, राक्षस तड़पने लगा। उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर बनने वाला था। कुछ ही क्षणों में राक्षस जलकर राख हो गया। महल में सन्नाटा सा छा गया। राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और सभी दरबारी आश्चर्य और खुशी से आदित्य की ओर देखने लगे। आदित्य, तुमने न केवल मेरी पुत्री को बचाया बल्कि मेरे पूरे राज्य को भी इस राक्षस के खतरे से मुक्त कर दिया। तुम्हारी वीरता अतुलनीय है। अब मैं तुम्हें धन या इनाम नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे करूंगा। महल में सभी लोग उत्साह से जयकारे लगाने लगे। कुछ दिनों बाद आदित्य की बहन राधा का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा और आदित्य का विवाह महल के विशाल प्रांगण में राजसी अंदाज में संपन्न हो गया।